ईसा की आंख किसी के बुरी तरह झंझोड़ने पर खुली। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा तो सामने पूर्वा इश्तियाक से भरी आंखें लिए उसे ही देख रही थी। क्या हुआ, क्यों जगाया मुझे? वो बेचारी सूरत बनाकर आंखें बंद करके तकिए पर सर डाल गया। आपने कहा था हम हवेली जाएंगे, रियाज के पास। वो बेचैनी से बोली। यानी जब कह दिया तो देर कैसी? ईसा ने पट से आंखें खोली, मोबाइल उठाकर वक्त देखा। सुबह के 7 बज रहे थे। यार, वो दांत कचकचा कर उसकी तरफ पलटा तो वो सहम कर पीछे होती परेशान हुई। शायद उसे जगाकर गलती कर दी थी। वो धीमा पड़ा। हम चले जाएंगे ना आराम से? इतनी बेदर्दी से जगा दिया, वो भी सुबह सुबह। वो लहजा धीमा करके बोलता नर्म अल्फाज में उसे जता गया। आपको बुलाया था, आप जागे नहीं इसलिए ज़ोर से जगाया। वो आहिस्तगी से माजरत करती सर झुका गई। जितनी तुम्हारी आवाज़ है ना, जागा हुआ बंदा ना सुन सके। मैं तो फिर सो रहा था, अच्छा किया जगा दिया मुझे। वो यकदम लहजा और मूड बदल कर शोखी से बोला। वो छेड़ रहा था मगर पूर्वा आगे बढ़कर उसके गिर्द बाजू फैलाती उसके सीने पर सर टिका गई। ईसा की आंखें फैल गई। कुर्बान जाऊं, वैसे जितनी फर्माबरदार मेरी बीवी है किसी की भी नहीं होती। उसे खुद से लगाकर वो मसरूर लहजे में बोलता उसके बाल सहलाने लगा। अब चलें? वो सर हटाकर नरमी से बोली तो ईसा हंस पड़ा। अपनी बात मनवाने के लिए सब कर जाती थी। वो सर हिला गया। उठकर बैठा तो देखा वो तैयार बैठी थी। वो मुस्कुराते हुए शावर लेने चला गया। पूर्वा पुरजोश से उसकी मुंतजिर बैठी थी। ईसा और पूर्वा के हवेली आते ही अच्छा खासा शोर शराबा हो गया। प्रिहान उसे सीने से लगाए कितनी ही देर आंसू बहाती रही। खानजादा ने लाकर रियाज को पूर्वा की गोद में डाल दिया। तभी दोनों बहनों की अफसुर्दगी कम हुई थी। ईसा के कह कहे और छेड़छाड़ के साथ रियाज की चीखों ने माहौल को बहुत खुशगवार कर दिया था। सना बेगम ने बेटे का दमकता खिलखिलाता चेहरा बगौर देखा। खानजादा इस हवेली का सबसे कीमती बेटा था, वारिस था और सरदार बन चुका था। उसकी शख्सियत रूपदार और पुरकशिश थी। वो गुस्से और नरमी का पुरकशिश मजमुआ था। अगर उस जैसा मुकम्मल और कीमती इंसान प्रिहान की हर खामी समेत उससे मोहब्बत कर सकता है तो पूर्वा तो फिर प्रिहान की निस्बत बहुत खूबसूरत और नर्म मिजाज लड़की थी। खानी बेगम जैसी नखरीली औरत ने प्रिहान को कबूल कर लिया था सिर्फ अपने बेटे के लिए। वो दीवाना था प्रिहान का। उस वक्त भी प्रिहान के साथ सोफे पर बैठा पूरी तवज्जो से प्रिहान की तरफ ही मुतवज्जो था। वो बेचैनी से पहलू बदलने लगी। खानी बेगम आज भी उसी रोब और दबदबे से रहती थी। प्रिहान को जैसा कहती थी वो वैसे करती थी। ये सकून और इत्मीनान उन्हें सिर्फ इसलिए मिला कि बेटे के फैसले पर उससे जिद लगाने की बजाय उसके साथ खड़ी हो गई थी। जवाबन वो भी उनका मशकूर हुआ था और प्रिहान भी फर्मा बरदार बहू बन गई थी। और वो जिद लगाकर खुद भी बेसकून थी और बेटे भी। ईसा ने कोई सवाल नहीं किया, मतलब पूर्वा ने सना बेगम का नाम नहीं लिया था अब तक। वो पूर्वा को तकने लगी, कम सिन गुलाबी गुड़िया जैसी। प्रिहान की निस्बत उसका कद अच्छा था, उससे ज़्यादा हसीन थी। गुलाबी रंगत और कांच जैसी आंखें, नकूश में मासूमियत थी और नरमी। आवाज़ भी मध्यम नरम सी। ब्राउन कुर्ता और स्किन ट्राउज़र पहने बमुश्किल दुपट्टा सर पर टिकाए बैठी वो बहुत पुरकशिश लग रही थी। रियाज को उठाकर बैठी वो दुनिया ही भूल चुकी थी। ईसा की बार बार उस पर उठती नज़र और मुस्कुराहट, वो गहरी सांस भरकर रह गई। जरशे और पूर्वा अगर वो ज़र्फ बड़ा कर लें तो इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत थी। दोनों बहुएं खूबसूरत और नर्म मिजाज थीं। मूसा भी माँ की वजह से अब तक खुश नहीं रह पा रहा था। अपने हिस्से की सारी गलतियाँ उन्हें बेचैन करने लगी। उन्हें भी तो खानी बेगम वाला सकून मिल सकता था ना। अपनी आनी के साथ खेलते रियाज की खुशगवारी और खिलखिलाहट अरूज पर थी। टांगे चलाता बोल रहा था। पूर्वा उसे उसकी ज़ुबान में ही जवाब देती इंजॉय कर रही थी। सबकी नज़रें बार बार उन दोनों पर जाकर टिक रही थी। उनमें कोई फ़र्क ना था। रियाज बार बार पूर्वा के रुखसार पर छोटा सा हाथ रख रहा था। उसके चेहरे के गिर्द फैले बालों की मोटी लटों को अपने हाथ में थामकर यकदम अपनी तरफ खींचता। पूर्वा की ज़ोरदार चीख पर सब चौंके। रियाज से बाल छुड़वाने की कोशिश की तो वो और भी गुस्से से चीखने लगा। खान यूसुफ की नज़र पूर्वा पर गई। अब समझ आई रियाज ने चीखों की आदत कहाँ से ली है। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं करते रियाज। खानजादा और प्रिहान उठकर उनके पास पहुंचे। ईसा पूर्वा और रियाज की चीखों पर हंस दिया। रियाज बाल छोड़ने को तैयार न था। खानजादा ने उसकी मुट्ठी खोलकर उसे उठा लिया। हंसी दबाए बेटे को देखने लगा जो बाल छुड़वाने पर लाल हो रहा था। पूर्वा के सारे बाल बिखर गए। रोनी सूरत लिए प्रिहान को देखने लगी। प्रिहान खुद हैरान थी कि रियाज को बाल पकड़ने का शौक कब लगा था। उसका शोर पूरी हवेली में गूंज रहा था। उसे बाल खींचने वाला मशगला पसंद आया था बहुत। खानजादा उसे उठाए वहीं से ही बाहर निकल गया। खान दावर ने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। क्या मसला है, उसे क्यों नहीं मान रहा? खान यूसुफ ने तवज्जो हटाकर खान नाजर से पूछा। सबसे बड़ा बेटा था इस हवेली का,
अब सबको खुश देखते थे तो उसका खालीपन शिद्दत से महसूस होता। वो अब शादी नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि अब ज़बरदस्ती की जाए, मगर खानज़ादा की तो अलग ही ज़िद है। खान आज़र संजीदगी से बोल रहे थे। खान जवार ने इत्तफाक किया, मगर खानज़ादा जो कह दे खान यूसुफ उससे पीछे हट जाए, ऐसा भी तो नहीं हो सकता था। खानज़ादा ठीक कह रहा है, क्या सारी उम्र अकेला रहेगा? तलाक हो चुकी है, अब किस लिए बैठा है? लड़की देखकर बात तय करो और अगले महीने तक शादी कर दो। खान यूसुफ ने ठोक बजाकर फैसला सुना दिया। गुलजान के चेहरे पर इत्मीनान उठा, मगर खान आज़र मुतज़ब्ज़ब थे। मेरी भी शादी कर दें, वरना लोग क्या समझेंगे? खान यूसुफ का पोता न जाने किस लड़की के साथ रहता है। ईसा ने आगा जान के पास खिसक कर आहिस्तगी से कहा। उन्होंने घूरी से नवाजा तो मुंह बनाकर पीछे हुआ। अभी पूर्वा बच्ची है, शर्म करो। मूसा ने मुस्कुराहट दबाकर उसे छेड़ा तो वो नाक चढ़ा गया। बच्ची नहीं है, शी इज़ यंग, वो मैरिड लड़की है। वो मेरे पास मेरे साथ काफ़ी वक्त से रह रही है। अब क्या खबर है हमारे दरमियान? अच्छा बकवास बंद करो। ईसा की बेलगाम ज़ुबान पर खान यूसुफ ने सख्ती से टोका। अच्छा ना, चुप ही हो गया, डांटे तो मत। वो मुंह बिसोड़ कर उनसे दूर हुआ। पूर्वा को बेचैनी से देखा, जो रियाज को देखते ईसा को भूल गई थी। उसे लगा अब वो नहीं आने वाली उसके पास। बाहर खानज़ादा रियाज को लेकर बहला रहा था। अपने कमरे की तरफ जाते अदब खान ने चीख चीख कर बाप को टांगे मारते रियाज को देखा और उसी तरफ आ गया। सब ठीक तो है? आज तो नन्हे खानजादे का मूड काफ़ी ख़राब लग रहा है। अदब खान ने मुस्कुराकर पूछा तो रियाज ने छोटे छोटे हाथों को काबू किए। खानजादा ने रियाज का रुख उसकी तरफ किया। शादी कर लो अदब खान, तुम्हें पता चले छोटे साइज़ का जिन बिगड़ जाए तो संभालना कितना मुश्किल होता है। खानजादा ने मुस्कुराकर कहा तो अदब खान हंस पड़ा। रियाज को उठाया तो वह नाराज़गी से बाप से रुख फेर कर अदब खान के सीने में मुंह छुपा गया। अदब खान और खानजादा उसकी इस हरकत पर हंस पड़े। रात के वक्त खाने के बाद कमरे में जाती पूर्वा ने सना बेगम को देखा तो उनसे छुप कर पलटी। रुको। इससे पहले कि वो वहाँ से जाती सना बेगम ने उसे रोका। वो सहम गई, घबरा कर पलटी। मुझे बात करनी है, आओ मेरे साथ। सना बेगम के नर्म लहजे पर वो सर झुकाकर उनके पीछे चल दी। अपने पोर्शन में आकर वो सोफे पर बैठी और पूर्वा को भी साथ ही बिठा लिया। क्या उस दिन तुम मेरी बातों की वजह से घर छोड़कर गई थी? उनके सवाल पर वो अपनी आदत के ऐन मुताबिक पूरी तवज्जो से, पूरी ईमानदारी से हाँ में सर हिला गई। देखो बेटा, मैं तब शॉक्ड थी। सच कहूँ तो मुझे ईसा के साथ तुम्हारा रहना बहुत बुरा लगा। तुमने मुझे अपने रिश्ते के बारे में भी नहीं बताया। मैं स्टेटस और हसब नसब के फ़र्क में पड़ने वाली आम सी औरत हूँ। मुझे खौफ महसूस हुआ कि ईसा को तुम पसंद आ गई तो मैं क्या करूँगी। वो आहिस्तगी से बोल रही थी। पूर्वा खामोशी से सुनती रही। लेकिन यकीन करो, तब गुस्से में जाने मैं क्या क्या कह गई, मगर ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था। और जब तुम बाद में घर छोड़ कर गई मैं बहुत शर्मिंदा हुई। ईसा की हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी। मैं एक औलाद परस्त माँ हूँ। मेरे लिए बच्चों की खुशियाँ बहुत ज़रूरी हैं और ईसा मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ है। तुम्हारा यूं कोई निशान छोड़े बिना गायब हो जाना मेरे लिए भी परेशानी की बात थी। जाने कहाँ हो, कैसी हो और जाने जिंदा भी हो या नहीं। मैं तो रातों को सो भी नहीं पाती। मैं भी बेटियों वाली हूँ, इतनी कमज़ाद तो हरगिज़ नहीं कि एक बिन माँ बाप की बच्ची को यूं दुनिया की भीड़ में धक्का देकर सुकून से बैठ जाऊं। उनकी आवाज़ भर्रा गई। पूर्वा बेचैन सी हुई। तुम जैसे भी हालात से गुजरी हो, जो भी तकलीफ़ मैंने दी, मुझे उस सब के लिए माफ़ कर दो। उन्होंने आगे बढ़कर उसके सामने हाथ जोड़ दिए तो पूर्वा घबरा गई। जल्दी से उनके हाथ थाम कर खोले। आंटी ऐसा ना करें, मैं आप पर गुस्सा नहीं हूँ, वो बौखला कर बोली। अब क्या बताती, उनसे डर रही थी। गुस्सा करने या नफरत करने का तो सोच ही नहीं पाती थी। कितना डरती थी वो उनसे। वो छोटी सी लड़की बहुत बड़े ज़र्फ वाली थी। ईसा की तरह मोरे कहो मुझे। सना बेगम ने बेसाख्ता उसे खुद से लिपटा कर चूमा। पूर्वा घबराई हुई सी उनके सीने से लगी बैठी थी। तुम गुस्सा नहीं, मगर मैं फिर भी गुनहगार हूँ। ईसा से भी माफ़ी मांगूंगी, शायद वो मुझे कभी माफ़ ना करे। तुम्हारे जाने पर बहुत अजियत में रहा है वो। सना बेगम उसे खुद से लगाए बोल रही थी। पूर्वा को उन पर तरस आया। दिल में बचा कुचा खौफ भी निकल गया। आप ईसा जी को नहीं बताना, मैं भी नहीं बताऊंगी। ये हम दोनों का सीक्रेट रहेगा। पूर्वा नरमी से बोलती झिझक कर उनकी पुष्प पर हाथ रख गई। सना बेगम हैरान रह गई। पूर्वा के ज़र्फ ने उन्हें ख़रीद लिया था। वो दिल से कदरदान हुई। अच्छा ठीक है, अब जाओ। ईसा के रूम में जाओगी क्या? सना बेगम ने नरमी से उसका रुखसार सहलाकर पूछा। नहीं, मोरे गुल के पास सोऊंगी, मुझे उनके पास बहुत अच्छा लगता है, वो पुरशोक लहजे में बोली। वो मुस्कुराकर सर हिला गई।
पूर्वा उठकर वहाँ से चली गई तो वो हल्की फुल्की होकर गहरा सांस भर गए। किचन में जर्शे मेवे वाला दूध बना रही थी। वो रुककर उसे देखने लगी। इंसान अगर कभी ईमानदारी से अपना मुहासबा करने लगे तो एक साथ सारी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो भी इसी मरहले में थी। खुश नसीब थी कि अपनी बेसुकूनी को ख़त्म करना चाहा तो गलती मान ली, सर झुकाया, खुद भी झुक गई। हालांकि अब वो जर्शे पर गुस्सा नहीं करती थी, उसे टोकती या डांटती भी नहीं थी, उससे बात ही नहीं करती थी और यही बात जर्शे को उदास करती थी। मूसा के साथ अपना ग्लास भी ले लो। वो मूसा का ग्लास भरकर पलटने लगी तो वो आज इतने अरसे बाद खुद से बोल पड़ी। लहजा नर्म और दोस्ताना था। जी नहीं, मैं, तुम क्यों नहीं। मुझे हैरत है मूसा ने इस बात पर कैसे खामोशी इख्तियार किया। उसे अच्छा लगता है जब वो अकेला हर खिदमत करवा जाता है। उनके नर्म लहजे और बात करने पर ही जर्शे हैरान हुई। खुशी भी हुई कि वो बात कर रही हैं। दिल चाहा उनकी बात से इनकार करे, उन्हें बताए कि ये गिलास वो पहले आधा जर्शे को पिलाता है, मगर उनके नाराज़ होने के खौफ से चुप रही। जर्शे, तुम अपने और पूर्वा के लिए रिवायती सूट मंगा लो, अकीकी के लिए अच्छा लगेगा तुम दोनों पर। उसके मुस्कुराकर कहने पर जर्शे को लगा वो बेहोश हो जाएगी। जी ठीक है, वो खुशी भरे लहजे में बोली। अपने लिए भी ग्लास डाल लो, ईसा और खान साहब को मैं खुद बना दूंगी। वो बोलकर किचन में दाखिल हुई। जर्शे सर हिलाकर उनकी बात पर अमल करने लगी। ट्रे लेकर कमरे में गई तो हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से चेहरा ही दमक रहा था। आज 2 ग्लास क्यों भाई? उसके दमकते चेहरे को देख मूसा ने अबरू उचकाकर हैरत से सवाल किया। खान साहब, आज सना चची ने मुझसे खुद बात की, बहुत प्यार से। मुझे कहा मैं भी दूध का ग्लास ले जाऊं, खुद कहा, और वो भी इतने प्यार से। जर्शे की खुशी का कोई ठिकाना न था। मूसा मुस्कुराया। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे जेलसी हो रही है। मूसा मुस्कुराहट दबाकर संजीदगी से बोला और उसके हाथ से ट्रे लेकर साइड टेबल पर रखा। क्या मतलब? किससे जेलसी? जर्शे परेशान हुई थी। हम एक गिलास से दूध पीते थे तो मुझे लगता तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो रही है। मोरे जब नाराज थी तो तुम बस मेरे इर्द गिर्द रहती थी, और जैसे तुम पूर्वा पर फिदा हुई मुझे लग रहा था मेरा वक्त मुख्तसर होने वाला है। और अब तो लगता है कि मुझे भूल ही जाओगी। वो संजीदा सूरत बनाए बोल रहा था। आपसे मोहब्बत थोड़ी ख़त्म हो जाएगी। आपका वक्त मैं किसी को नहीं दे सकूंगी। वो उसकी नाराज़गी के खौफ से जिस बहादुरी से इजहार कर गई, मूसा के यकदम बदलते तासुरात पर झींप गए। तो ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई तुमने? वो आंखों में पूरी दुनिया की रोशनियां समोए उसे देख रहा था। खान साहब, दूध ले लें, ग्लास में ले जाऊं। वो उसके हिसार में आते ही हकला कर बोली। उसकी बहानेबाजी पर मूसा ने उसे घूरा। मेरे करीब आते ही तुम्हें कुछ ना कुछ काम याद आ जाता है। वो उससे दूर होता खफकी से दूध का ग्लास उठाया और एक ही सांस में पी गया। ग्लास ट्रे में पटक कर रखता बेड पर जा बैठा। जर्शे हवास भागता हुई। खान साहब, मैं तो बस, वो परेशानी से वजाहत देने की कोशिश करती उसके पास आई। जर्शे, दूध पी और ग्लास ले जाओ। वो संजीदगी से बोलकर मोबाइल पर मसरूफ हुआ। जर्शे लब काटती ट्रे उठाकर जाने लगी। मूसा ने उठकर उसकी कलाई पकड़कर रोका। वो दूध पिए बिना ले जा रही थी। पियो शराफत से, रोना धोना बंद करो। हमारी शादी को कितना वक्त हो गया? ज़रा हिसाब लगाओ और फिर ईमानदारी से मुझे बताओ, क्या ये इंसाफ की बात है? करीब नहीं आने देती हो मुझे। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें आखिर? दूध का ग्लास उठाकर उसके मुंह से लगाता बिगड़े मूड से वो बोलता जा रहा था। जर्शे से तो वो ग्लास ख़त्म करना मुश्किल हो गया। जैसे तैसे पिया। तब उसने ग्लास मुंह से हटाया, ट्रे में रखा और पलटकर बेड पर जाकर बैठ गया। इशारा था कि अब वो जाए। जर्शे शर्मिंदा सी कमरे से बाहर निकल गई। मूसा ने बददिली से मोबाइल बंद करके रख दिया। उसे जर्शे का मसला समझ नहीं आ रहा था। वो उसके साथ खुश थी, उसके जाने पर उदास रहती, उसके लौट आने पर उससे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होती थी। मगर हर बार मूसा के करीब आने पर वो घबराकर बहाने बनाती, दूर हो जाती। उसका गुरेज मूसा को समझ नहीं आ रहा था। जर्शे रूम में वापस आई तो वो लाइट ऑफ करके सोने लगा। बेड पर आकर बैठी तो वो अंधेरे में उसे तकने लगी। आंखें बंद करके सोते मूसा को कुछ देर बाद सिसकियां सुनाई दी तो झटके से उठा। लाइट ऑन करके वो पलटा तो जर्शे हाथों में चेहरा छुपाए सिसक रही थी। क्या हुआ जर्शे, क्या बात है? ओके सॉरी, मैं बहुत रूड हो गया था। ट्रस्ट में, मुझे इस सब से फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी ज़िंदगी हो, पागल लड़की। वो उसके आंसू साफ करता मोहब्बत और अपनायत से बोल रहा था। उसके कपकपाते हाथ उसने थाम कर लबों से लगाए। मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मैं जानती हूँ मैं नाजायज़ औलाद हूँ। आपकी हमदर्दी और अपनायत पर मेरा दिल रोता है। जर्शे की बात पर उसका दिमाग भग से उड़ा। वो ये बातें सोच सोच कर उससे दूर थी। वो मोहब्बत करती थी, फिर भी करीब आने से डरती थी उसके, सिर्फ इसलिए कि वो खुद को उसके काबिल नहीं समझती थी। वो उसकी मोहब्बत को तर्स समझती थी। दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा? क्या बकवास कर रही हो?
موسیٰ کا اس کی بات پر دماغ ہی الٹ گیا۔ زرشے سہم گئی۔ وہ غصے سے دانت پیستا اسے گھور رہا تھا۔ میری بات کان کھول کر سن لو۔ اس کے بازو کو پکڑ کر جھٹکے سے اس نے اسے اپنے قریب کیا۔ زرشے گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ مجھے دیکھو زرشے، وہ غصے سے بولتا اسے مزید قریب کر گیا۔ زرشے نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ تم جائز اولاد ہو، جو جیسا بھی سمجھے، کم سے کم تمہیں اپنی ماں پر تو الزام نہیں لگانا چاہیے تھا۔ جو جیسا بھی سمجھے، کم سے کم تمہیں اپنی ماں پر تو الزام نہیں لگانا چاہیے۔ موسیٰ کی بات پر وہ تڑپ کر نفی میں سر ہلا گئی۔ میں نے بابا جان کو خود ایسا کہتے سنا تھا۔ وہ بتاتے ہوئے رو پڑی۔ کیا باپ کو بھی غلط سمجھتی؟ وہ اس بات پر آج تک سب سے چھپ چھپ کر دور رہی تھی۔ وہ اس سوچ کی وجہ سے اپنے عزیز جان بھائی خان زادہ کی محبت پر بھی غمزدہ رہی۔ شٹ اپ، میری بات سنو۔ موسیٰ کا پارا ہائی ہوا تھا۔ وہ غلط فہمی کا شکار تھے، بلکہ خود ساختہ نفرت کا شکار تھے۔ انہیں بہروز خان کے گھر سے ایسی باتیں کہی گئی تھیں، بلکہ خود ساختہ نفرت کا شکار تھے۔ انہیں بہروز خان کے گھر سے ایسی باتیں کہی گئیں۔ گل جان مورے نے تمہارے سر کی قسم کھا کر کہا کہ تم جائز ہو، تم خان آذر کا خون ہو، تم اس حویلی کی بیٹی ہو۔ اپنے اس دماغ سے یہ سب کچرا نکال کر پھینکو کہ میں اس بات پر ہمدردی جتاتا ہوں۔ اس بات کا کوئی وجود نہیں۔ تم میری محبت ہو، آج سے نہیں، تب سے جب تم اسکول گرل تھی۔ موسیٰ کی بات پر زرشے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ موسیٰ نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے گھورا اور خود سے لگا لیا۔ دنیا کا عجیب ترین اظہار محبت تھا جو ایسے گھور کر کیا گیا۔ زرشے تو شوق میں جا چکی تھی۔ اگر یقین نہ آئے تو اپنے لالا سے پوچھ لینا، وہ گواہ ہے میری محبت کا۔ تمہیں تب حاصل نہیں کر پایا۔ اور ایک بات اور اپنے دماغ میں بٹھا لو، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ یہ ناجائز والی بکواس سن کر اگر یہ بات سچ بھی ہوتی تو مجھے کوئی فرق نہ پڑتا۔ اس بار اس نے لہجے میں ذرا نرمی لا کر کہا۔ زرشے بے اختیار اس کے سینے میں سر چھپا گئی اور پرسکون ہوئی۔ کیا یہی وجہ تھی مجھ سے دوری بنائے رکھنے کی؟ موسیٰ نے اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر پوچھا تو وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ وہ خفا ہوا۔ اب اس سزا کا ازالہ کیسے کرو گی؟ وہ اس کے بال بگاڑ کر آئیبرو اچکا کر بولتا۔ اس بار وہ دور نہیں، معاف کر دے، میں بھی بہت اذیت میں رہی ہوں۔ اس کے کندھے پر گال ٹکا کر وہ افسردگی سے بولی۔ چہرے پر معصومیت تھی۔ موسیٰ کو اس پر بے طرح سے پیار آیا۔ نرمی سے بال سہلاتا اس کی پیشانی پر محبت بھرا لمس چھوڑا۔ تم سے ناراض نہیں ہو سکتا، خود کو دوبارہ کبھی مت اذیت دینا زرشے، میرا دل رک جائے گا۔ زرشے اس کی محبت پر آنکھیں بند کرتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ دل میں آج کوئی غم باقی نہیں بچا تھا۔